Good morning, friends. Let's start our lecture number 17 of economics. Okay, this time we are discussing on the topic banking system in India, and today topic is non-performing asset or NPA. Before starting this topic, we have to discuss two terms: liability of banks and asset of banks. Okay, because to better understanding of this NPA, we have to understand first these two topics. Okay, let's see what is a liability of bank. Liability of bank is that बैंक कंडक्ट देयर बिजनेस विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिट ऑफ डिपॉजिटर, यानी कि जो डिपॉजिटर होते हैं यानी आम जनता जो पैसा डिपॉजिट करती है बैंकों के पास, सेविंग बैंक, करंट बैंक एक्सेट्रा में, उससे डे टू डे बिजनेस करती है बैंक, उसे हम कहते हैं लाइबिलिटी ऑफ बैंक्स. ओके, बैंक कंडक्ट देयर बिजनेस विथ help of deposits of depositors. ओके, इसे कहते हैं लाइबिलिटी ऑफ बैंक. अनदर टर्म इज एसेट ऑफ बैंक्स. एसेट ऑफ बैंक्स क्या होता है? लोन गिवन बाय बैंक. बैंक जो लोन देती है वो बैंक का एसेट होता है. ओके, आफ्टर दिस वी हैव टू डिस्कस अबाउट एनपीए. व्हाट इज एनपीए? द एसेट. व्हाट इज एनपीए? क्या है एनपीए? ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज एनपीए. एनपीए इज द एसेट दैट स्टॉप्स परफॉर्मिंग फॉर बैंक, यानी वो एसेट यानी वो लोन जो बैंक के लिए परफॉर्म नहीं कर रही है उसे हम बोलते हैं एनपीए. और एनपीए इज दैट लोन ऑन विच बोरोवर फेल्स, यानी कि जो लोन लिया है वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट 90 दिन तक नहीं पे करता है, उसे हम बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. लेट्स सी एक्स बैंक गिव लोन टू वाई ऑफ 100 रुपीज़. ओके, एक्स ने वाई को 100 रुपीज़ का लोन दिया है और वाई इसको पे नहीं कर रहा है, डिडंट पे इंटरेस्ट प्लस principal. In that situation, if it is continue for 90 days, then it is NPA, means not performing asset. पहले क्या था कि NBFCs के लिए 180 डे वेट करने को बोला जाता था, बट अब इसे भी बैंक की तरह कर दिया गया है. अब कोई भी NBFC बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कोई भी हो, उसे सिर्फ 90 डे तक वेट करना है, उसके बाद ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा. ओके, बैंक हैव टू इन्फॉर्म आरबीआई विद इन 30 डेज. सॉरी, दिस इज नॉट 90, दिस इज 30 डेज. ओके, याद रखिएगा लोग, दिस इज 30 डे. ओके, लेट्स सी अदर, यानी कि ये जो बैंक जैसे कि आज ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा है, तो 90 दिन तक वेट करेगी. उसके बाद अगले 30 दिन के अंदर बैंक को आरबीआई को इन्फॉर्म करना होगा कि हमारा ये एसेट परफॉर्म करना, काम करना बंद कर दिया है, लोन डिफ़ॉल्ट करने लगे हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट. उसके अंतर्गत ये आते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. 3 प्रकार का एनपीए होता है. नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो 3 प्रकार का होता है. टाइम के बेस पे डिसाइड किया जाता है. ओके, जैसे कि कुछ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो वैसे इनका नाम चेंज होता जाता है. ओके, पहला आता है हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट. सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, आइए उसको देखते हैं. सब स्टैंडर्ड एसेट. सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है कि द मूवमेंट अ लोन बिकम एनपीए प्लेस्ड अंडर सब स्टैंडर्ड एसेट. जैसे ही 90 दिन होता है और लोग पैसा देने 90 दिन तक नहीं देते हैं, 90 दिन तक अगर नहीं पैसा दे रहे हैं तो 91वें दिन उसे सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर ऐड कर दिया जाता है. और सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर ये 12 मंथ तक रहता है, यानी कि 1 ईयर तक रहता है. द मूवमेंट अलोन बिकम एनपीए मीन्स आफ्टर 90
days, okay, and till 12 मंथ, ओके। यानी कि 91वें दिन से लेकर 12वें महीने तक ये सब स्टैंडर्ड एसेट में होता है। बट उसके बाद क्या होता है, जब 12 मंथ के बाद यानी 12 मंथ के बाद भी एसेट रिकवर नहीं होता है और उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट आना नहीं चालू होता है, तो उसे बोल दिया जाता है डाउटफुल एसेट। यानी कि अब इस पर डाउट होने लगता है कि मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और डाउटफुल एसेट के अंदर ये होता है 12 महीने से लेके 12 मंथ्स टू 3 ईयर्स। यानी कि नहीं पे कर रहा है, फेल कर रहा है पे करने, ना इंटरेस्ट दे रहा है ना प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा है, तो 12 महीने के बाद और 3 साल तक ये डाउटफुल एसेट के अंतर्गत रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 3 ईयर इट्स कम्स अंडर लॉस एसेट, ओके। करेक्ट दिस इज मिसप्रिंट एसेट, ओके। लॉस एसेट के अंदर आ जाता है, ओके, आफ्टर 3 ईयर्स, ओके। तो क्या समझे, एक स्मॉल सा टेबल टाइप का देख लीजिए, ये देखिए, वेट आई विल शो हियर। फर्स्ट इज व्हाट इज सब स्टैंडर्ड एसेट, इसमें होता है 90 days to 12 मंथ, ओके। उसके बाद हमारा आता है डाउटफुल एसेट होता है 12 मंथ से 3 ईयर्स तक। और उसके बाद आता है हमारा लॉस एसेट्स होता है आफ्टर 3 ईयर्स, ओके। इसको याद कर रखे रहिएगा, ये 3 प्रकार के होते हैं एसेट, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, बैंक मेंटेन प्रोविजन। बैंक जो होता है प्रोविजन मेंटेन करता है। अब इसको समझते हैं, टू इंश्योर दैट द डिपॉजिट ऑफ डिपॉजिटर्स रिमेन सेफ। यानी कि जो डिपॉजिटर है, जो डिपॉजिट कर रहा है, उसको सेफ रखने के लिए बैंक मेंटेन प्रोविजन मेंटेन करता है, ओके। हेंस फॉर द पर्पस अगेंस्ट एनपीए प्रोविजंस आर मेंटेन, ओके। इसको लिख लीजिएगा लो, टू ensure that the deposits of the depositors remain safe. Hence for this purpose against NPA provisions are maintained, ओके। अब आगे देखिए प्रोविज़न। अब प्रोविज़न मेंटेन तो किया जाता है, अब लेकिन प्रोविज़न होता क्या है, एनपीए के अगेंस्ट में तो मेंटेन किया जाता है। तो आगे देखते हैं, प्रोविज़न इज अमाउंट दैट बैंक हैज़ टू सेट असाइड फ्रॉम इट्स प्रॉफिट्स से कुछ हिस्सा हटा के साइड में रख देती है, जो कहीं ना यूज़ करती है, उसे हम प्रोविज़न बोलते हैं। प्रोविज़न इज एन amount that the bank has to set aside from its profit. It is
आल्सो अ एसेट, ओके, उसे भी एसेट बोलते हैं, बट कैन नॉट यूज्ड बाय द बैंक, ओके। फॉर एनी पर्पस, hence it is also become, hence it is also become NPA। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, नेट एनपीए देखते हैं। वेव ऑफ जान जाइए, आप लोगों को एक नोट बता दे रहा हूं, वेव ऑफ क्या होता है। वेव ऑफ क्या होता है, कर्ज माफी, यानी गवर्नमेंट जो कर्ज माफ कर देता है उसे हम बोलते हैं वेव ऑफ, ओके। उसके बाद देखते हैं नेट एनपीए। नेट एनपीए क्या होता है, द अमाउंट ऑफ लोन विच वॉज गिवेन एंड द एनपीए विच वॉज टू बी रिकवर्ड इज टर्म्ड एज नेट एनपीए, ओके। See, the loan, let X bank given 10 rupees loan, okay, and 10% 10 रुपीज़ एनपीए है इनके पास, तो दोनों को जब प्लस कर देंगे तो उसे हम बोलते हैं नेट एनपीए। और ग्रॉस एनपीए क्या होता है, नेट एनपीए और जो प्रोविज़न रखा गया है उसको जब ऐड कर देते हैं तो नेट एनपीए होता है। जैसे अगर 100 रुपये लोन दे रही है बैंक, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस रख देगी, जैसे कि 60-70 रुपीज़ असाइड कर देगी अपने प्रॉफिट से, कि अगर ये डिफ़ॉल्ट करते हैं, जब ये 90 डेज़ के बाद नहीं रिकवर होता है, तो सेट असाइड सम मनी फॉर प्रोविजंस, ओके, फ्रॉम प्रॉफिट से साइड में रख देते हैं, उसे हम प्रोविज़न करते हैं, ओके। अब आज के दूसरे टॉपिक को देखते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ओके। ये क्या होता है, DICGC। अब इसे समझते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ओके। होली ओन्ड एंड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, ये आरबीआई के अंतर्गत आता है पूरी तरह से। एक्ट एज अ सिक्योरिटी कवर फॉर बैंक डिपॉजिट्स होल्डर, ओके। जैसे कि आप डिपॉजिट होल्डर हैं, कुछ पैसा आप बैंक को देते हैं, अगर बैंक भाग जाती है या बैंक डिफ़ॉल्ट कर देती है, आपका पैसा नहीं देती है, तो आप किसके पास जाएंगे। तो उसलिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी कि DICGC आरबीआई रेगुलेट करती है, और उसके अंतर्गत क्या होता है, प्रोवाइड्स अप टू 5 लाख इंश्योरेंस टू डिपॉजिट्स इफ द बैंक फेल्स टू पे एंड कोलैप्स। यानी कि बैंक जब फेल हो जाता है और कोलैप्स हो जाता है और नहीं पे कर पाता है, तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस आरबीआई देती है डिपॉजिटर्स को, ओके। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर विथ DICGC मैंडेटरी फॉर एवरीवन, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है वो सबके लिए मैंडेटरी होता है, ओके। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज with the DICGC mandatory for everyone, ओके। अब इसमें क्या होता है, बैंक हैव टू पे 12 पैसा ऑन एवरी 100। जैसे कि आप 1000 रुपये पे किए हैं, तो हर 100 रुपये पे बैंक 12 पैसा आरबीआई को पे करेगी इस इंश्योरेंस के अंतर्गत, और वो जो प्रीमियम पे करती है 12 पैसे का बैंक, वो अपने पास से पे करेगी, अपने प्रॉफिट से बैंक करेगी, उसका लेना देना डिपॉजिटर से कुछ नहीं है, ओके। तो बैंक हैव टू पे 12 पैसा ऑन एवरी 100 रुपीज़, लिख लीजिए, बैंक हैव टू पे
12 पैसा ऑन एवरी 100 रुपीज नॉट टेकन बाय डिपोजिटर्स। याद रखिएगा लोग। उसके बाद देखते हैं द DICGC जो है एक अमेंडमेंट हुआ था। ओके, उस अमेंडमेंट में क्या हुआ था वो देखते हैं। 2019 में ये अमेंडमेंट हुआ था और इसने कर दिया था मैंडेटरी फॉर कॉरपोरेशन टू पे विद इन 90 डे ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि 90 दिन के अंदर इंश्योरेंस पे करना कंपलसरी है। ओके, उसके बाद कि 5 लाख से अगर ज़्यादा का अगर है, यानी कि 5 लाख से ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट हुआ है, आपका लॉस 5 लाख से ज़्यादा का हुआ है, तब क्या होगा, तो उसके लिए कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है अभी तक। ओके, देयर इज़ नो लीगल प्रोविज़न टू रिकवर इट। इसको भी लिख लीजिएगा, मैंडेट्स कॉरपोरेशन टू पे विद इन 90 डे ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि 90 दिन के अंदर प्रीमियम पे करना कंपलसरी है। और ये आखिरी पॉइंट जो है उसको भी लिख लीजिएगा, डिपोजिटर्स हैविंग मोर देन 5 लाख इन अकाउंट देयर इज नो लीगल प्रोविजन टू रिकवर इट इफ बैंक डिफॉल्टेज एंड डिपोजिटर्स हैविंग मोर देन 5 लाख इन अकाउंट नो लीगल प्रोविजन टू रिकवर इट। इसको कहीं लिख लेते हैं, चलिए यहीं लिख लेते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा ना, क्योंकि जानना जरूरी है कि पूछ सकता है कहीं भी UPSC पीसीएस या कहीं पे भी। डिपोजिटर्स हैविंग मोर देन 5 लाख इन अकाउंट एंड बैंक defaults, then there is no legal provision to recover it। ओके, अब आगे देखते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अगला टॉपिक हम लोगों का है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। लेट्स डिस्कस ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। इसके अंतर्गत हम पहला देखेंगे बैलेंस शीट होता क्या है, उसके बाद देखेंगे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है। तो बैलेंस शीट जो होता है वो होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ कंपनी, इट शोज एसेट लायबिलिटी एक्सेट्रा ऑफ अ कंपनी, यानी कि किसी भी बैंक या किसी भी कंपनी का एसेट या लायबिलिटी जो है एक रिपोर्ट कार्ड में हर फाइनेंशियल ईयर का शो किया जाता है, उसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ओके, इसे लिख लीजिए आप लोग, फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड ऑफ द कंपनीज, इट शोज एसेट लायबिलिटी एक्सेट्रा ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी का एसेट, यानी कि कितना लोन दिया है और लायबिलिटी कितना डिपॉजिट्स रिसीव किया है, उसे एक फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड में शो किया जाता है हर साल, उसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। अब देखते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होता है। इफ ड्यू टू एडवर्स कंडीशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अफेक्ट अदर कंपनी बैलेंस शीट देन इट इज टर्म्ड एज ट्विन शीट प्रॉब्लम, यानी कि एक कंपनी का जो बैलेंस शीट, जो रिपोर्ट कार्ड, फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है, अगर वो खराब होता है, उसका इफेक्ट दूसरी कंपनी पे अगर पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। समझ गए? इफ ड्यू टू एडवर्स कंडीशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अफेक्टेड अदर कंपनी बैलेंस शीट देन इट इज टर्म्ड एज ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। आइए इसको लिखते हैं। इफ ड्यू टू एडवर्स condition of balance sheet of a company affect other
company balance sheet, then it is termed as twin balance sheet problem. See here, let's company X got their report card, means we will compare with 100. If the report card of company X is 70 out of 100 and it affect the Y company report card, then it is termed as ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम होता है वो। ठीक है, बैलेंस शीट तो आप लोग समझ चुके हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें एसेट और लायबिलिटी अपना कंपनी शो करती है। आइए एक देखते हैं एग्जांपल कैसे ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करता है। तो देखते हैं ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, विच लीड कंपनी, आगे देखते हैं, देन कंपनी ट्राई टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। ओके, जब रैपिड ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक बूम होता है, तो कंपनी जो होता है कोशिश करती है अधिक से अधिक कमाने का। ओके, उसके लिए एक्सपेंड करती है खुद को, एक्सपेंड themselves टू प्रोड्यूस मोर। ओके, इसके कारण क्या होता है, सो कंपनी, पैसा उसको चाहिए, सो कंपनी बोरो फ्रॉम द बैंक। ठीक है, इकोनॉमिक बूम होता है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से जब बढ़ने लगता है तो कंपनी कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमा ले, और ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए अपने बिजनेस को, यानी अपने प्रोड्यूस को एक्सपेंड करना चाहती है, और एक्सपेंड करने के लिए उसे चाहिए पैसा। पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से लेगी, वो बैंक से बोरो करेगी। तो जब बैंक से बोरो करती है और उसके बाद अचानक से क्या होता है कि ग्रोथ सडनली स्लो डाउन होता है, तो उससे उस कंपनी के बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ता है, और जब इफेक्ट पड़ता है तो पैसा यानी लोन रीपे नहीं कर पाता है टाइम पे, और जिसके कारण जो बैंक पैसा उसे दिया रहता है या जो कंपनी उसे पैसा दी रहती है उसका भी बैलेंस शीट गड़बड़ा जाता है। वही होता है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, यानी एक कंपनी के बैलेंस शीट से, फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड से दूसरी कंपनी का बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड गड़बड़ा जाए, उसे हम बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। राइट हियर आफ्टर दिस, हाउएवर इफ सडनली स्लो डाउन occurs, balance sheet of such company affected fail to repay loan will affect another company बैलेंस शीट। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए। और दिस रेफर टू एज ट्विन शीट प्रॉब्लम, इसे हम कहते हैं ट्विन शीट प्रॉब्लम। ओके, एक बार इसे फ्लो में देख लीजिए कि जब इकोनॉमिक बूम होता है तब इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है रैपिड हो जाता है, यानी तेज हो जाता है, सरप्लस मनी हो जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इकोनॉमिक बूम हो जाता है, या सामान सस्ते हो जाते हैं, डिमांड ज़्यादा हो जाता है, सप्लाई कम होता है। तो इकोनॉमिक बूम जब हो जाता है, रैपिड ग्रोथ होने लगता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाता है, तो कंपनी ट्राई टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो ज़्यादा उसे लाभ दिखने लगता है तो कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा कमा ले, और ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए उसे अपने प्रोड्यूस को एक्सपेंड करना पड़ता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ता है। और उसे एक्सपेंड करने के लिए कंपनी या तो किसी और कंपनी से या तो फिर बैंक से
कुछ पैसे बोरो करती है, ओके, लोन लेती है, बट सडनली स्लो डाउन, अचानक से जब स्लो डाउन हो जाता है इकोनॉमी में, तो बैलेंस शीट उस कंपनी का गड़बड़ा जाता है और वो पैसा देने में भी फेल्ड हो जाती है। तो उसके कारण दूसरे कंपनी का भी बैलेंस शीट गड़बड़ा जाता है। इसे बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। दिस इज प्रेजेंटली अफेक्टिंग द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, लीडिंग टू इंक्रीज इन देयर एनपीएस। ओके, इसी कारण बैंकिंग सेक्टर, भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एनपीए बढ़ रहा है। Hence, the corporate loan defaults can be termed as major reason behind the increasing NPA in India. Okay, hence the corporate loan defaults can be termed as major reason behind the increasing NPA in India. कॉरपोरेट लोन का डिफॉल्ट से वही मेन कारण है इसके पीछे का। ठीक है, तो उसके लिए मेजर एडॉप्टेड टू रिजॉल्व ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ओके, आइए अब आगे देखते हैं हम लोग मेजर एडॉप्टेड टू रिजॉल्व ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो पहला क्या है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, बाई रीस्ट्रक्चरिंग द लोन। लोन को रीस्ट्रक्चर यानी इंक्रीज द ड्यूरेशन, डिक्रीज इंटरेस्ट रेट करके एनपीए को कम किया जाता है। दूसरा क्या होता है, बाय रिकैपिटलाइजिंग द बैंक, यानी गवर्नमेंट कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट करती है उनके कैपिटल ग्रोथ के लिए। ओके, बाय रिकैपिटलाइजिंग द बैंक्स। ओके, तीसरा क्या है, बाई मेकिंग द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड मोर इफेक्टिव। हमें सब ये आगे पढ़ना है डिटेल में, तो बस इतना इस समय याद रख लीजिएगा। ओके, द राइटिंग ऑफ एन एनपीए of the NPA of the bank by writing of the NPAs of the banks. Okay, and fifth one है क्या है, by selling the NPA to asset reconstruction companies। ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। by selling the NPAs to asset रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। क्या हमने देखा कि 5 प्रोविजंस अपनाती है बैंक ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए। वो क्या है, बाय रिकंस्ट्रक्टिंग द लोन, बाय रिकैपिटलाइजिंग द बैंक, बाय मेकिंग द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड मोर इफेक्टिव, और फोर्थ क्या है, बाय राइटिंग ऑफ एनपीए ऑफ द लोन, एंड फिफ्थ वन इज बाय सेलिंग द एनपीए टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन companies। सी नोट, ट्रेड साइकिल एंड बिजनेस साइकिल। ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल को देखते हैं। ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल क्या है, ये कोई बताता नहीं है, बट जान लीजिए, जानना जरूरी है। कभी भी यूपीएससी को जानते हैं, अनप्रेडिक्टेबल कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको भी देख लेते हैं। ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल क्या है, every economics move in cyclic manner such that economic growth cannot sustain itself forever, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरएवर नहीं होगा। तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रिसेशन, इकोनॉमिक स्लो डाउन इज बाउंड टू हैपन। उसे बोलते हैं हम लोग ट्रेड साइकिल एंड बिजनेस साइकिल। तो इसको ध्यान में रखते हुए कंपनियों को लोन लेना चाहिए और बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए। इसको भी लिख लीजिए लोग आप लोग।
every economy moves in cyclic manner, that is economic growth cannot sustain itself for ever after the period of economic growth, recession, economic slowdown is bound to happen. Okay, every economy moves in cyclic manner such that economic growth cannot sustain itself forever after the period of economic growth, recession or economic slowdown is bound to happen. This is known as trade cycle and business cycle. Now see, last topic of today's discussion. After that we will restart in tomorrow lecture. And last topic of today lecture is civil, यानी CIBIL, civil credit information bureau इंडिया LTD and PCR पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री. सभी कंपनी यानी सभी देशों में, इन एवरी कंट्री देयर आर एजेंसीज टू मेंटेन डाटाबेस ऑफ ऑल बोरोवर्स. ओके, सभी कंपनी यानी सभी कंट्रियों में एक एजेंसी होती है जो डाटाबेस बोरोवर्स का मेंटेन करती है. क्या क्या डाटाबेस मेंटेन करती है? कितना उन्होंने बोरो किया, अमाउंट बोरोड, उसके बाद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्होंने बोरो किया, द साइज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, पर्सनल डिटेल्स एंड एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ etc. are made available of the website maintained by agencies, are made available of the website maintained by agencies. ओके, क्या है? हर कंट्री की एक एजेंसी होती है जो डाटाबेस मेंटेन करती है सारे बोरोवर्स का. अमाउंट बोरोड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द साइज ऑफ इंस्टॉलमेंट, पर्सनल डिटेल, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा मेंटेन करती है, आर मेड अवेलेबल फॉर वेबसाइट मेंटेन बाय एजेंसीज. ओके, सिविल जो है ओन्ड बाय अमेरिकन कंपनी ट्रांस यूनियन, सेटअप इन इंडिया 2000. ये अमेरिकन कंपनी ट्रांस यूनियन के अंतर्गत है, ये ओन्ड करता है. अमेरिकन कंपनी एक ट्रांस यूनियन है, वो इसे कंट्रोल करता है, उसका ये ब्रांच है. सेटअप इन इंडिया 2000 में इंडिया में ये सेटअप किया गया था. ओन्ड बाय अमेरिकन कंपनी ट्रांस यूनियन, सेटअप इन इंडिया 2000. ओके, व्हेन बोरोवर्स बोरो, लेंडर अपडेट हिज इंफॉर्मेशन ऑन सिविल वेबसाइट. जब बोरोवर पैसा लेता है किसी बैंक, किसी कंपनी से, तो वो क्या करती है, उसका सारा इंफॉर्मेशन सिविल वेबसाइट पे अपडेट कर देती है. ओके, when borrowers borrow, lender update his information on सिविल वेबसाइट. ओके, उसके बाद देखते हैं स्कोर कार्ड प्रिपेयर्ड फॉर बोरोवर्स आउट ऑफ 900.
900 में से स्कोर कार्ड बोरोवर के लिए प्रिपेयर करती है। सिविल या जो भी कंपनी सिविल क्रेडिट स्कोर एक मेंटेन करती है वो 900 में से मेंटेन करती है। उससे पहले जान लीजिए कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं UPSC _ CM हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर आपको 24 आवर्स के अंदर आपकी क्वायरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और कोई भी टॉपिक में दिक्कत है तो सेशन कंप्लीट होने के बाद एक डाउट सेशन होगा, उसमें आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आइए आगे अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या देख रहे थे कि स्कोर कार्ड प्रिपेयर्ड फॉर बोरोवर्स आउट ऑफ 900 जो सिविल स्कोर देती हैं। सिविल स्कोर आमतौर पे कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम ऑफ कंट्रीज कंपनी सिविल स्कोर पे ही अपना अपडेट करती है, इसलिए सिविल स्कोर भी उसे कर देते हैं। लेकिन उसे हम जो स्कोर कार्ड एक प्रिपेयर करती है किसी भी बोरोवर का डाटाबेस जो होता है वो 900, उस पे स्कोर मिलता है 900 में से। ओके, तो जब 700 से नीचे हो जाता है तो लोन लेना बहुत मुश्किल होता है। और जब -1 होता है मतलब कि अभी उस बोरोवर का कोई, यानी कि अभी उस व्यक्ति का कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। आइए आगे देखते हैं, लिख लीजिए इसको। बिलो 700 स्कोर डिफिकल्ट टू गेट लोन। ओके, एंड व्हेन -1 मीन्स नो क्रेडिट हिस्ट्री, कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री इनका नहीं है फिलहाल। ओके, उसके बाद देखते हैं पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्या है। ओके, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्या है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ YM स्थौली कमेटी जो था उनके रिकमेंडेशन पे एक नॉन प्रॉफिट एजेंसी बनाया गया जो था पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। ओके, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री किस लिए था? वो था क्रॉस एग्जामिन क्रेडिट मनी। जो क्रेडिट मनी यानी कि सिविल स्कोर जो सिविल दे रही है, जो स्कोर कार्ड सिविल कंपनीज दे रही हैं, उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ YM देशस्थली कमेटी के बनाया गया, जो क्रॉस एग्जामिन करती थी क्रेडिट मनी को। क्रॉस एग्जामिन क्या था? यूज्ड बाय बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल्स, corporate themselves in order to cross examine credit history of an individual or a corporate borrower। ओके, और ये क्या था? इसके चार्जेस बहुत लो थे क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट एजेंसी था। ओके, नॉन प्रॉफिट एजेंसी था इसलिए इसके चार्जेस लो थे। ड्यू टू नॉन प्रॉफिट चार्जेस विल रिमेन लो। ओके, उसके बाद देखते हैं डाटाबेस कनेक्टेड विथ इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स इन डिपार्टमेंट। जो इसका डाटाबेस है उसे इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट से ऐड कर दिया गया, जिससे कि वो करप्शन रोक सके, लोगों का कितना ट्रांजेक्शन है, कितना लोन ले रहे हैं, सारा कंट्रोल कर सके गवर्नमेंट। ओके, डाटाबेस कनेक्टेड
with income tax and indirect tax डिपार्टमेंट, जिसके कारण मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट स्कोर कार्ड। ओके, इसका अपोज किया था ट्रांस यूनियन अपोजिट, क्योंकि इसके कारण क्या हुआ कि कई कंपनियां पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के पास जाने लगी, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट एजेंसी था तो इसका चार्ज बहुत लो था। हाउएवर ट्रांस यूनियन अपोज्ड इट। ओके, आइए इसको एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा है नहीं डिफिकल्ट बट लगता है लोगों को, इसलिए इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं। सिविल क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, और पीसीआर है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। हर कंट्री का एक एजेंसी होता है जो उस कंट्री के बोरोवर्स का डाटाबेस मेंटेन करता है। ओके, डाटाबेस में वो अमाउंट बोरोड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, साइज ऑफ इंस्टॉलमेंट, पर्सनल डिटेल, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ को रखता है, मेंटेन करता है। आर अवेलेबल टू देयर वेबसाइट मेंटेन बाई एजेंसी, मेंटेन करके अपने एजेंसी पे एक स्कोर कार्ड के रूप में पुट कर देता है। सिविल जो है ये अमेरिकन कंपनी ट्रांस यूनियन ने सेटअप किया है इंडिया में 2000 में। ओके, व्हेन बोरोवर्स बोरो, लेंडर्स अपडेट हिज इंफॉर्मेशन ऑन सिविल वेबसाइट। जो बोरोवर होता है जब लेंडर से बोरो करता है तो उसका इंफॉर्मेशन सिविल की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अपडेट कर देती है। ओके, स्कोर कार्ड प्रिपेयर्ड फॉर बोरोवर्स आउट ऑफ 900, तो उसको उसके डाटाबेस को रीड कर या उसके टाइम पर पेमेंट नॉन पेमेंट को रीड कर सिविल जो है वो देती है स्कोर 900 में से। तो जो ख़राब होता है यानी 700 से नीचे अगर चला जाता है स्कोर तो लोन लेने में बहुत समस्या होती है। और -1 उनका होता है जो कभी लोन नहीं लिए हैं, नो क्रेडिट हिस्ट्री, जिनकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है, वो होता है 900। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ YM देशथले कमिटी, द RBI सेटअप अ नॉन प्रॉफिट एजेंसी नोन एज पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। YM देशथले कमिटी के रिकमेंडेशन पे RBI ने एक नॉन प्रॉफिट एजेंसी इस्टेब्लिश किया पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के रूप में, यूज्ड बाय बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल, कॉरपोरेट देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू क्रॉस री एग्जामिन क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल एंड कॉरपोरेट बोरोवर्स। जो सिविल का स्कोर है उसे क्रॉस रीचेक करने के लिए यूज किया जाता है कॉरपोरेटर और इंडिविजुअल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। ड्यू टू नॉन प्रॉफिट क्या है, इसके चार्जेस बहुत लो हैं। ओके, उसके बाद जो डाटाबेस कनेक्टेड विथ इनकम टैक्स, जो ये डाटाबेस मेंटेन करती है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, वो इनकम टैक्स से और इनडायरेक्ट टैक्स के डिपार्टमेंटों से कनेक्टेड होता है, जिससे कि करप्शन और बाकी सब डे टू डे बिजनेस को दूसरे कंपनीज के देखती है इनकम टैक्स, मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ओके, हाउएवर ट्रांस यूनियन अपोज्ड इट, ट्रांस यूनियन ने इसका अपोज किया क्योंकि ये जो पीसीआर है ये बहुत लो चार्जेस में सिविल स्कोर देता था, तो कई कंपनी इसकी तरफ शिफ्ट हो गई। ओके, अब कल के लेक्चर में हम देखेंगे विलफुल डिफॉल्टर्स, उसके बाद एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो थोड़ा लंबा टॉपिक है बट बहुत आसान टॉपिक है, कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं। उसमें हम बैड बैंक देखेंगे, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसीज देखेंगे एसेट रिकंस्ट्रक्शंस के अंदर। ओके, फर्स्ट ARCs के कुछ रिकमेंडेशन थे, सेकेंड ARCs के कुछ रिकमेंडेशंस थे, उन सब को हम देखेंगे। एसेट रिकंस्ट्रक्शन सिफारसी एक्ट भी उसी में देख लेंगे हम लोग। ओके, चलिए, तो थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID UPSC विद शिवम पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC विद शिवम पे पा सकते हैं, आप मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, अच्छे से प्रिपेयर करिए।
अब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।